पिछली क्लास में हमने 37 तक क्वेश्चंस कर लिए थे थर्मोडायनामिक्स के। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। तो 38 क्वेश्चन है, इफ़ गैमा इज रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ देन रेशियो ऑफ, ये यहाँ पे स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व्स एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज। ठीक है, इसमें सीधा सीधा उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व टू आइसोथर्मल कर्व। हमने जस्ट पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, वो इस प्रकार से था कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गैमा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, यानी इसका जो आंसर है वो है गैमा। अगर हम दोनों का रेशो ले लेंगे, यानी स्लोप ऑफ एडियाबैटिक टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो आपको रेशो मिलेगा गैमा। तो इसका जो आंसर है वो है 38 का बी। नेक्स्ट, इन एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ 2 moles ऑफ गैस इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 100 जूल, देन वर्क डन बाय द गैस इज। अब यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपांशन है। इन एडियाबैटिक प्रोसेस हीट सप्लाइड या फिर हीट गिवन आउट इज इक्वल टू 0, और हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि Q इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नाउ एज Q इज 0, वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। सो W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U, और तो यहाँ पे जो वर्क इंटरनल एनर्जी है वो कम हो गई है, सो इट इज़ माइनस 100। तो आपको आंसर मिलेगा 100 जूल। माइनस इसलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हुई है, इसलिए मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को माइनस में लिया है। तो वर्क डन इज़ 100 जूल। तो यहाँ पे जो आपका आंसर चाहिए क्वेश्चन नंबर 39 का, वो है डी 100 जूल। ठीक, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। फॉर एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी बाई पी इज़। इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो आपने मेजरमेंट में पढ़ा था, आपको याद होगा मेजरमेंट में रिलेटिव एरर करके एक टॉपिक था, उसमें ये पढ़ा था, उससे आंसर डायरेक्टली आ जाता है। बट ठीक है, इसको थोड़ा हम डिटेल में करने की कोशिश कर लेते, देखते हैं कैसे मिलता है। सो हमें क्या पता है कि पी वी रेज टू गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस P V raised to gamma is equal to constant. So let us now write P as C by V raised to gamma. Now in this case मैं इसको एक काम करता हूँ, ये जो प्रोसेस है P V raised to gamma is equal to C, इसमें एक चेंज करना है। 1 मिनट, कुछ खास नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू V वॉल्यूम ये करना है। तो मुझे मिलेगा dP बाय dV इज इक्वल टू C, और ये है इसका डेरिवेटिव जो आएगा 1/v रेस टू गैमा, वो आएगा माइनस गैमा V रेस टू माइनस गैमा माइनस 1। ये इसका आंसर आएगा। अब इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो हमें क्या पता है कि पी वी रेस टू गैमा इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं, सी की जगह पी वी रेस टू गैमा लिख देते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। इन प्लेस ऑफ सी मैं यहाँ पे पी वी रेस टू गैमा लिख रहा हूँ। सो पहले मैं माइनस गैमा लिख देता हूँ, यानी माइनस की वजह से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। फिर सी वी रेस टू माइनस गैमा माइनस 1, माइनस गैमा सी की जगह पी वी रेस टू गैमा इंटू वी रेस टू माइनस गैमा माइनस 1 माइनस गैमा पी। अब ये आंसर आएगा गैमा माइनस गैमा, ये हो जाएगा 0, और ये बचेगा v रेस टू माइनस 1, यानी dp बाय dv इज माइनस गैमा p v रेस टू माइनस 1। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये p जो है इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो ये मुझे मिलेगा dp बाय p इज इक्वल टू माइनस गैमा dv इधर आ जाएगा, और ये v रेस टू माइनस 1 है, तो ये नीचे जाएगा v। यानी अब ये dp और dv की जगह पे मैं ये चेंज दैट रिप्रेजेंट्स चेंज, सो डिफरेंशियल मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कन्वर्ट चेंज में। तो डेल्टा p बाय p इज माइनस गैमा डेल्टा v बाय
V। तो ऐसा कोई आंसर है आपके पास? यस, इट इज़ आंसर C। तो ये है क्वेश्चन नंबर 40। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, द प्रेशर इन टायर्स इज 4 times द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 300 केल्विन। इफ़ द टायर सडनली बर्स्ट द न्यू टेम्परेचर विल बी। नया टेम्परेचर यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो देखते हैं अभी क्या है इसमें। पहले तो ये कुछ सिंबल्स समझ लो। P2 प्रेशर इन टायर, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, T2 टेम्परेचर ऑफ एयर इन टायर। ये होने के बाद अब हम ये जो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टायर बर्स्ट हो रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस में आएगा, आइसोथर्मल आएगा या एडियाबैटिक आएगा, कौन सी प्रोसेस में आएगा। देखिए टायर का बर्स्ट होना ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टायर बर्स्ट होके पूरा जो टायर के अंदर की जो गैस है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, इट एक्सपांड्स। सो वी कैन से दिस इज़ नथिंग बट एक्सपांशन। अब ये कौन सा है, आइसोथर्मल है या एडियाबैटिक है? आइसोथर्मल पॉसिबल नहीं है क्योंकि गैस सडनली एक्सपांड हो रहा है, कुछ वर्क हो रहा है और उसके लिए कोई बाहर से हीट एनर्जी तो दी नहीं जा रही है। सो इसका मतलब ये है कि हीट एनर्जी दी नहीं जा रही और गैस एक्सपांड हो रहा है, तो गैस इज़ यूजिंग इट्स ओन इंटरनल एनर्जी फॉर द एक्सपांशन। तो ये इंटरनल एनर्जी यूज़ करेगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसलिए ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। सडनली गैस अगर एक्सपांड हो जाता है तो एक्सपांशन के वक्त उस गैस को एक्सपांशन के लिए जो हीट एनर्जी है वो सप्लाई नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम उसमें जो हीट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस में हीट ना अंदर आ सकती है सिस्टम में, ना ही सिस्टम के बाहर जा सकते, क्योंकि हीट फ्लो के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है, कुछ टाइम की ज़रूरत होती है। यहाँ पे टाइम ही नहीं है, इसलिए बीइंग अ वेरी क्विक प्रोसेस देयर इज़ नो हीट फ्लो इनसाइड द सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू आउटसाइड सिस्टम। तो इसके लिए ये जो एक्सपांशन है इसे हमें एडियाबैटिक एक्सपांशन करना पड़ेगा। डाउट रहेगा आपके मन में कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत स्लो होती है, बराबर है, बट वो कुछ कंटिन्यूस प्रोसेस के बारे में होता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन रही है ये सिस्टम। तो ये जो वर्क जो भी ये प्रोसेस है इसका टाइम बहुत कम है और इतने कम टाइम में हीट बाहर नहीं जा सकती और हीट अंदर भी नहीं आ सकती, तो इसीलिए दिस इज़ कंसिडर्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस। सेम कंसेप्ट हमने देखी थी जब हमने साउंड ये चैप्टर पढ़ा था 11 का, आप याद करो। देयर वाज अ करेक्शन इन वेलोसिटी ऑफ साउंड। उसमें एक करेक्शन ये बताया गया था, पहले एक न्यूटन ने फॉर्मूला बताया था और उसके बाद करेक्शन आया था, वो ये था कि कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन ऑफ एयर, ये जो फॉर्म हो रहा है ये बहुत फास्ट हो रहा है। सो ये जो कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन है ये बहुत फास्ट होने की वजह से देयर इज़ नो टाइम फॉर हीट एक्सचेंज, और दैट्स वाई दैट कॉम्प्रेशन एंड एक्सपांशन जो था इन बिटवीन फ्लो ऑफ साउंड, सो वो हमने कंसिडर किया था एडियाबैटिक। ये एक पहले भी हमने पार्ट पढ़ा था। चलो एनीवे, सो हियर वी हैव टू कंसिडर एडियाबैटिक एक्सपांशन ऑफ गैस। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन है इसके लिए, वो ये है कि P1 V1 रेस टू गैमा इज इक्वल टू P2 V2 रेस टू गैमा। अब इन दिस केस होगा ये कि थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, आई मे हैव टू यूज़ दिस, ये भी स्पेस में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो वी इज इक्वल टू एन आर टी बाई पी। क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वॉल्यूम इनिशियल कितना था, फाइनल कितना था, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सो इन दैट केस मैं वी के लिए ये चीज़ें अभी सब्सटीट्यूट करूँगा, और यहाँ पे हमें टेम्परेचर भी आ रहा है जो कि उन्होंने पूछा है, तो टेम्परेचर को भी यहाँ पे लाना था, तो ये सब्सटीट्यूशन हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। सो P1 और V1 की जगह पे nRT1 बाय P1 और ये टोटल रेस टू गैमा। सिमिलरली P2 के लिए मैं लिखूँगा nRT2 बाय P2 होल रेस टू गैमा।
अब इसके बाद यहाँ पे एन आर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो ये P1 T1 गामा P1 गामा और ये P2 T2 रेस टू गामा P2 रेस टू गामा। अब इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। सो ये P1 इसकी पावर 1 है और ये गामा है। सो आई कैन राइट दिस एज P1 1 माइनस गामा T1 गामा P2 1 माइनस गामा T2 गामा। तो ये एक स्टेप हमें मिल गई। अब हमें पूछा क्या है उन्होंने पूछा है न्यू टेम्परेचर, यानी हमें T1 निकालना है। हमें जो निकालना है वो निकालना है T1। सो अब उसके लिए ये रिलेशन, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है। तो और ये रिलेशन उन्होंने कहीं तो दिया है, यहाँ पे दिया है कि ये जो प्रेशर है ये 4 टाइम्स है, यानी आई कैन से P2 इज़ 4 टाइम्स P1। तो चलिए अब हमें ये टेम्परेचर T1 निकालना है। सो T1 रेस टू गामा इज इक्वल टू P2 1 माइनस गामा P1 1 माइनस गामा T2 सिर्फ गामा। आगे सो अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ P2 बाई P1, और P2 बाई P1 कितना रहेगा यहाँ से आप बता सकते हो। P2 बाई P1 आएगा 4। सो ये 4 रेस टू 1 माइनस गामा, ये T1 रेस टू गामा और ये T2 रेस टू गामा। अब डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है। सो T1 इज इक्वल टू 4 1 माइनस गामा अपॉन गामा और ये T2, क्योंकि दोनों की यहाँ पे पावर गामा, यहाँ पे भी गामा है, बस ये 1 माइनस गामा है तो रूट लेने के बाद भी ये 1 बाई गामा भी आ जाएगा यहाँ पे। और अब T1 के लिए मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल टू 4, गामा की वैल्यू शायद कहीं पे दी है, यस इट इज़ नॉट गिवन। एक मिनट मुझे स्टेटमेंट में चेक करने दो। हाँ यस लास्टली उन्होंने मेंशन की है गामा की वैल्यू और वो है 1.4। तो ये हमें मैं 1 माइनस 1.4 डिवाइडेड बाय 1.4 इंटू T2। सो ये 4 माइनस 0.4 अपॉन 1.4, T2 शायद से दिया है 300। सो ये आएगा 300 इंटू 300। सो अल्टीमेटली 304 रेस टू माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय 1.4, ये इसका आंसर आएगा। और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? यस ऐसा ऑप्शन है आपके पास डी। तो आंसर इसका आ रहा है डी। सो इस क्वेश्चन का आंसर है फाइनल डी। सो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट क्वेश्चन अच्छा था, उसमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्यों ली है ये भी आपको समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिस्टम अगर बहुत रैपिडली ऑकर हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, और तो फास्ट हो रही है यानी हीट एक्सचेंज के लिए आपके पास कोई भी समय नहीं है, सो दैट प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर कुछ भी बाकी की जानकारी दी नहीं है तो। ठीक है, अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली। अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है। व्हेन गैस एक्सपांड्स एडियाबैटिकली, ऑप्शन ए है नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन, ऐसा तो नहीं है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपांशन, और वो एनर्जी आती है इसकी इंटरनल एनर्जी से। एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड इट कम्स फ्रॉम द वॉल ऑफ कंटेनर, बिल्कुल नहीं। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यूज इन डूइंग वर्क, यस ये बराबर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डज नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, कि यहाँ पे वर्क करने के लिए इंटरनल एनर्जी को यूज़ किया जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके आ गया, कुछ हमें पता ही नहीं, कभी बताया भी नहीं गया। अगर आपके टेक्स्ट बुक में वैल्यूज़ दी गई है तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, अदरवाइज़ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे जो इसका आंसर है 43 का आंसर है 1.4 इंटू 10⁵, ये इसका आंसर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है डी। बट अगर ऐसी कोई वैल्यूज़ टेक्स्ट बुक में दी है, कुछ ऐसा रेफरेंस दिया गया है, टेक्स्ट बुक में कोई टेबल दिया गया है,
तो ही इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं, अदरवाइज ना ही इससे रिलेटेड कोई थियरी दी है कि वी कैन कंपेयर एडियाबैटिक कांस्टेंट विथ इलास्टिसिटी, ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन हमारे थियरी में नहीं है। तो नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी ये ऐसा ही क्वेश्चन आप याद रख लो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हमारे 44। चलिए अब ये हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44 पहले देख लेते हैं। 44 में कुछ ऐसा, मैंने स्टेटमेंट पूरी लिखी नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। उसमें ऐसा है कि 2 चेम्बर्स हैं आपके पास, दोनों में ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पे प्रेशर P1 है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी U01 दी है। इस चेम्बर में प्रेशर P2 है ऑक्सीजन गैस का और इंटरनल एनर्जी U02 है। और अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये दोनों चेम्बर्स को कनेक्ट किया बाय इंसुलेटिंग पाइप, और अब ये पाइप उन्होंने जो टैप थी वो ओपन कर दी। तो इससे होगा ये कि सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रेशर P1 इज़ ग्रेटर दैन P2। इफ़ प्रेशर P1 इज़ ग्रेटर दैन P2 तो हमें पता है गैस फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो यहाँ से कुछ गैस जो है वो इधर फ्लो होगी। अब गैस अगर इधर फ्लो होगी यानी हम बोल सकते हैं कि देयर इज़ सम एक्सपांशन ऑफ द गैस, ऐसा हम बोल सकते हैं। यस, तो अगर ये यहाँ से यहाँ फ्लो होगा गैस, कब तक फ्लो होगा? जब तक ये दोनों प्रेशर सेम ना हो जाए। और एक चीज़ है, जब दोनों प्रेशर सेम हो गए इसका मतलब हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ 3/2 P। अगर प्रेशर सेम है तो उनकी जो फाइनल इंटरनल एनर्जी रहेगी वो भी सेम रहेगी, क्योंकि दोनों जगह पे प्रेशर अभी सेम है। यानी हम यहाँ पे पहला तो ये लिख सकते हैं कि जो उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं हमें, U01 अपॉन U02 इज इक्वल टू P1/P2, ये बराबर है, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो कुछ इक्वेशंस हमने देखे थे, अब ये थोड़ा सा KTG में हमने देखा था ये वाला पार्ट। एंड एज देयर इज एक्सपांशन, एक्सपांशन के बाद दोनों गैस मिक्स हो गए, तो दोनों का टेम्परेचर भी अभी सेम हो जाएगा। टेम्परेचर सेम होने की वजह से दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगी, या फिर दूसरी तरीके से मैंने जो बताया था कि अगर गैस का प्रेशर सेम है तो दोनों की इंटरनल एनर्जी भी सेम रहेगी, बिकॉज दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एज वेल। सो इसीलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो दोनों के लिए सेम रहेगी। सो UF1 इज इक्वल टू UF2, यानी इसका जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है D। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 2 atmosphere pressure is 1 liter. Its volume increases to 4.5 liter by adiabatic process. The heat taken by gas in this process is, adiabatic process से heat ले ही नहीं सकता गैस। हमें पता है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज़ 0, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो क्वेश्चन नंबर 46 में उन्होंने पूछा है, इन विच प्रोसेस PV डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस। कौन सी प्रोसेस में PV डायग्राम का जो ग्राफ है उसमें हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सेस। यानी ये PV डायग्राम है, ये P है, ये V है, तो हमें ऐसी डायग्राम, ऐसा ग्राफ कहाँ मिलता है? ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब ग्राफ से पता चलता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस यानी ऐसा कोई दिया है ऑप्शन? यस, इट इज़ ऑप्शन D। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। व्हेन हीट इज गिवन टू अ गैस इन आइसोबारिक प्रोसेस, तो क्या होगा? तो देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। टोटल वर्क इज डन बाय द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीजेज बोथ A and B, नन ऑफ A and B। अब यहाँ पे जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस तो है नहीं, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। सो इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू P इंटू V2 माइनस V1। यहाँ पे वर्क भी होगा, एट द सेम टाइम जो बची हुई हीट है दैट विल बी यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो यहाँ पे वर्क भी होगा और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस वो भी बढ़ेगी, बिकॉज दिस इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। सो उसके कारण यहाँ पे वर्क एंड हीट दोनों रहेंगे, इसलिए इसका जो ऑप्शन है बोथ A and B ये रहेगा, यानी इसका ऑप्शन रहेगा C।
तो ये थे 4 क्वेश्चन। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं, बस थोड़ी बेसिक कंसेप्ट आपकी क्लियर होना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर वो क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 48। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल है आपका 48। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट पूरी नहीं लिखी है, बस सिम्बल्स में लिखा है। तो Cp एंड Cv दिए हैं। Cp एंड Cv वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस, यस वो दी है 3.4 इंटू 10⁻³ एंड 2.4 इंटू 10⁻³। ध्यान दे यूनिट पे। यूनिट देखो क्या है, कैलोरी पर केजी पर केल्विन, कैलोरी पर केजी पर केल्विन। बेसिकली Cp और Cv का यूनिट देखा था हमने जूल्स पर मोल पर केल्विन, पर यहाँ पे कैलोरी पर केजी, ये ऐसा यहाँ पे यूनिट है। ठीक है। इफ़ 1 kg H2 इज हीटेड, 1 kg ऑफ हाइड्रोजन इज हीटेड फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस, देन द वर्क डन इज। वर्क के लिए हमें पता है P डेल्टा V यानी PV1 PV2। अब ना यहाँ पे प्रेशर दिया है ना वॉल्यूम दिया है, डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर दिया है। तो उसके लिए हमारे पास है एक फार्मूला, वो है PV1 की जगह पे हम लिखते हैं PV इज इक्वल टू nRT, पर यहाँ पे मैं लिखूँगा PV इज इक्वल टू mRT। n की जगह पे मैंने m लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे R की जो वैल्यू है दैट इज़ गिवन इन टर्म्स ऑफ मास, पर kg दिया, पर मोल नहीं दिया। तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग नंबर ऑफ मोल्स आई एम कंसिडरिंग मास ऑफ गैस। तो यहाँ पे आएगा ये n की जगह m, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी mRT। सो ये mRT1 माइनस mRT2, mRT1 माइनस T2। ठीक है। अब बेसिकली T2 माइनस T1 लिखना था क्योंकि ये एक्सपांशन है, तो वर्क भी यहाँ पे हीटेड फ्रॉम दिया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो भी आएगा देख लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ये R कहाँ से निकालेंगे। तो R हमें पता है R इज़ नथिंग बट Cp माइनस Cv। सो m Cp माइनस Cv इंटू T1 माइनस T2, ये आएगा 10। m कितना है 1, और ये अब ये देखना पड़ेगा हमें कितना है 3.4 माइनस 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10। तो ये जो आंसर मुझे मिल रहा है ये आएगा 1 इंटू 10⁻³ 10⁻4 के आसपास ये आंसर आ रहा है। एंड ऑफ कोर्स द यूनिट विल बी कैलोरी, 10⁻4 कैलोरी, ये ऐसा आंसर यहाँ पे मिल रहा है। तो 48 का जो आंसर आ रहा है आपका, यस वो है बी। बस ये एक नया कुछ तो था यहाँ पे कि हमने इससे पहले कभी भी R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केजी नहीं देखी। यहाँ पे R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ केजी है, इसलिए ये एक नया ट्विस्ट यहाँ पे मिल गया हमें। दूसरा सॉरी R नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ Cp एंड Cv की। दूसरा R दिया नहीं था, तो R हमें इससे कैलकुलेट करना पड़ेगा Cp एंड Cv से। और ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बिकॉज यहाँ पे हमें इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम दिया नहीं है, उन्होंने इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दिया है, तो उसके लिए हमें ये एक्सप्रेशन यूज़ करना पड़ा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। 2 kg वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो मैंने लिखा नहीं है, थोड़ी जगह ज़्यादा लगती है उसमें। द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 इंटू 10⁻³ टू 3 इंटू 3.4 मीटर क्यूब। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज, वर्क डन इज नथिंग बट P डेल्टा V, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कि कांस्टेंट रहेगा। सो इन दैट केस वर्क डन इज सिंपली P डेल्टा V। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब प्रेशर हम यहाँ पे कितना लेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसे हम कंसिडर करेंगे 1.01 इंटू 10⁻5, अप्रॉक्सीमेटली विल कंसिडर 1 इंटू 10⁻5, और चेंज इन वॉल्यूम है 3.34 माइनस ये आएगा 0.002। सो ये 10⁻5 इंटू ये अप्रॉक्सीमेटली, मैं इसको अगर 3.34, मुझे ऑप्शंस देखने दो क्या दिए हैं उन्होंने। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 3.34 ही ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 334 इंटू 10⁻², नहीं 3 जूल, अप्रॉक्सीमेटली 334 किलो जूल, ये इसका आंसर रहेगा। और उन्होंने जो आंसर यहाँ पे दिया है वो दिया है 340 किलो जूल।
अब ये ऐसे कैसे आ गया 340 334 की जगह पे? प्रॉब्लम ये है यहाँ पे मैंने प्रेशर की वैल्यू सिर्फ 1 × 10⁵ ये है एक्चुअली 1.013 ऐसी वैल्यू है, इसलिए ये आंसर थोड़ा आपको अलग मिलेगा। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके देख लो, आपको इसके आसपास की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अ वेसल कंटेन्स मोनोएटॉमिक गैस विच एक्सपांड्स एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन हीट Q इज गिवन टू इट। द वर्क इज, वर्क उन्होंने पूछा है इन टर्म्स ऑफ Q। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। अगर मान लो कि उसकी वजह से टेम्परेचर जो बढ़ा वो डेल्टा T से बढ़ा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T फॉर मोनोएटॉमिक गैस। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने मेंशन किया मोनोएटॉमिक गैस। फॉर मोनोएटॉमिक गैस CP इज इक्वल टू 5/2R। Cp is equal to 5/2R. So here I can write Q is equal to N 5/2R delta T. So from this I can write delta T is equal to 2/5 Q upon NR। ये मैं लिख सकता हूँ from this डेल्टा T is 2/5 Q/R। एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वर्क डन, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वर्क डन W कैन बी गिवन एज W इज इक्वल टू NR डेल्टा T। फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर वर्क डन इज गिवन बाय NR डेल्टा T, वेयर डेल्टा T कैन बी रिटन एज 2/5 Q अपॉन NR। तो ये NR कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलता है 2/5 Q। 2/5 Q यानी ऐसा कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? यस, इट इज़ ऑप्शन C। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है C, 2/5 Q। क्वेश्चन नंबर 51 कुछ इस प्रकार से, मैंने डिटेल में नहीं लिखा, स्टेटमेंट आपके पास है, आप उसे देख लो। 540 कैलोरी हीट कन्वर्ट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर टू 1671 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ स्टीम। यानी वाटर था एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसका वॉल्यूम था 1 सेंटीमीटर क्यूब। वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद एट द सेम टेम्परेचर यहाँ पे सेम है, उसका वॉल्यूम कितना हुआ 1671 सेंटीमीटर क्यूब एट 1 एटमॉस्फेयर। देन द वर्क डन इज, वर्क डन हमें पता है इट इज P डेल्टा V। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू P डेल्टा V। P 1 × 10⁵, प्रेशर अगेन मैंने लिया है 1 × 10⁵, डेल्टा V 1671 माइनस 1 इंटू, अब ये जो वॉल्यूम दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10⁻⁻6 है। सो ये 10⁵ और ये 1671 इंटू 10⁻⁻6, ये आएगा जूल में, ये आएगा आपका आंसर जूल में। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरी में, क्यों करना है कैलोरी में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं वो कैलोरी में दिए हैं। सो 1671 नहीं 70 रहेगा ये, इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा कैलोरी इक्विवेलेंट से, यानी 4.2। वन कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ये याद रखना। सो इसलिए हमें यहाँ पे ये आंसर जूल में तो कैलोरी में कन्वर्ट करना है, तो 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवीजन के बाद अप्रोक्सीमेटली जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40 कैलोरीज, यानी ऑप्शन आपको जो मिल रहा है वो है बी। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन पूछा है 52, कंडीशन सेम है जो 51 में थी, पर एक और एडिशनल चीज़ यहाँ पे दी थी। सबसे पहले तो 1 ग्राम ऑफ वाटर था, वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तो उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब से 1671 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में हो गया, ये पहले प्रॉब्लम की तरह ही है। हीट दी है 540 कैलोरी पर ग्राम, अपने पास 1 ही ग्राम है तो ठीक है कोई बात नहीं। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वर्क ढूंढना पड़ेगा। सो वर्क इज इक्वल टू P
इंटू V2 माइनस V1 वो आएगा 1670 इंटू 10⁻⁻⁶। तो प्रेशर जो आपको रहेगा यहाँ पे वो रहेगा 10⁵ 1670 इंटू 10⁻⁶, ये आ जाएगा आपका 167 जूल। कैलोरी में अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये आ जाता है, जो भी है ये फिलहाल इतना आएगा आपका, ये आपकी वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हीट इज गिवन एज H इज़ 540, ये कैलोरी में है, सो 540 इंटू 4.2 या फिर 4.184, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। यू आर गेटिंग आंसर 2259 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हीट है, ये वर्क है। हमें पता है कि Q इज इक्वल टू वर्क प्लस डेल्टा U, सो देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W। आपको अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा 2090 या फिर 2100, ये आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये फास्ट में बताया मैंने थोड़ा सा, क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो फिर भी ये 52 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस की आपको असाइनमेंट मिलेगी थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस की, उसे आपको सॉल्व करना है। अभी के लिए बस इतना ही।